अविनाश अपनी पत्नी पर गंदे आरोप लगाकर उस पर अत्याचार करता और वो चुपचाप सहन कर लेती। एक दिन एक मोबाइल कंपनी वाले फ्री सिम देने आए तो अविनाश ऊपर से आ गया और पत्नी को मारने लगा कि तुम्हें नया सिम लेकर किसको फ़ोन करना है। वो बेचारी रोती रही कि मैंने सिम नहीं लिया, तो अविनाश ने खुद ही अलमारी में मोबाइल छुपाकर कहा कि ये कहाँ से आया और उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर पुलिस के साथ उसकी पत्नी नंदनी, कहाँ मर गई हो? कब से कहा है कि पानी ला कर दो, मगर ये कहाँ संभव है जो मेरे एक बार कहने पर तुम काम कर दो। अविनाश गुस्से से बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था जब सामने का दृश्य देखकर गुस्से से खौल उठा। नंदनी अविनाश के ही भांजे पंकज को खाना दे रही थी, जिसकी उम्र कोई 13-14 साल थी। अविनाश के पुकारने पर नंदिनी ने किचन में जाकर पानी का गिलास भरा और सीढ़ियों की ओर बढ़ी, मगर वहाँ अविनाश को देखकर उसके होश उड़ गए। वो जानती थी कि अब उसकी खैर नहीं। अविनाश ने उसके कंधे से कसकर पकड़ा और छत वाले कमरे में ले गया। बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे को बहकाने की कोशिश करने की? उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर अविनाश ने नंदनी को मारना पीटना शुरू कर दिया। नंदनी रोने लगी और दुहाइयाँ देने लगी, अविनाश, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। पंकज तो मेरे लिए बच्चों जैसा है, मुझसे उम्र में कितना छोटा है, कुछ तो दया करो। वो मार खाती जा रही थी और रोते हुए बार बार अपनी सफाइयाँ दे रही थी, मगर अविनाश पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बराबर उसे किसी भेड़ बकरी की तरह पीटता जा रहा था। अविनाश उसे मार मार कर थक गया तो पीछे बैठकर हाँफने लगा और कहने लगा, मेरे लिए पानी लेकर आओ। नंदनी बेचारी घाव से चूर शरीर लिए जमीन पर बड़ी पड़ी कराह रही थी, फिर भी जल्दी से उठी और लड़खड़ाती हुई नीचे आई, पानी का गिलास भरा और दोबारा ऊपर पहुंची। आज के बाद अगर कभी मुझे पंकज के आसपास भी दिखाई दी तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ कर रख दूंगा, समझी? चलो निकलो अब यहाँ से, उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए गुस्से से कहा। नंदनी फौरन वहाँ से निकल आई। तभी पंकज ने आवाज़ दी, मामी थोड़ा सी सब्जी और दे दो, और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी है। वो पहले की तरह ही हंस रहा था, मगर जब नंदनी के चेहरे पर नज़र पड़ी तो चौंक गया। फौरन उठकर उसके पास आया। क्या हुआ मामी, आपको ये चोट कैसे लगी? उसने हाथ बढ़ाकर देखना चाहा तो नंदनी उछलकर पीछे हटी। कुछ नहीं हुआ, लड़खड़ाती हुई जबान में कहा और तुरंत किचन में चली गई। सब्जी थाली में डालकर वहीं पर रख दी और किचन से निकलकर वॉशरूम में घुस गई। पंकज ने चुपचाप थाली उठाई, लेकिन थोड़ा सा खाना खाने के बाद खाना वहीं छोड़ दिया और बाहर निकल गया। मामी के व्यवहार से उसे कुछ अजीब सा लगा था। वो सोचता जा रहा था, मगर कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर उसने अपनी माँ को कॉल मिला दी। मम्मी, मामी को पता नहीं क्या हुआ है, मुझे खाना देकर ऊपर गई थी, लेकिन जब वापस आई तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। वो रो रही थी और जब मैंने सब्जी मांगी तो किचन में ही थाली रख दी और ख़ुद वॉशरूम में चली गई। पता नहीं मामी ऐसा क्यों कर रही हैं, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। अब मेरा दिल मामा के घर में नहीं लग रहा। पंकज की माँ ने ये बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रहने की, आज ही निकल आओ। भाभी को वैसे ही अपने ससुराल वालों के सामने मौत आने लगती है। तुम्हारे पापा के साथ भी तो उसका यही व्यवहार होता है। मेरे सामने अच्छी बन जाती है, लेकिन जब तुम्हारे पापा अकेले में जाएं तो ऐसे मुंह फेर कर दूर दूर फिरती है जैसे पता नहीं उस पर कितने अत्याचार होते हैं। तुम वापस आ जाओ, अविनाश से मैं खुद बात करूंगी कि मायके पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं रहा कि मेरा बच्चा 4 दिन जाकर अपने मामा के घर ही रह ले। पंकज की माँ गुस्से में आ गई थी। जो मुंह में आ रहा था बोलती जा रही थी, जबकि पंकज बहुत पछता रहा था। काश वो माँ को ये सब न बताता और चुपचाप खुद ही वापस लौट जाता। वो जानता था कि मामी अच्छी हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका व्यवहार अचानक से बदल गया। कहीं मामा ने तो मामी को नहीं मारा? ये विचार उसके दिमाग में आया, लेकिन तुरंत झटक दिया। मामा तो इतने अच्छे हैं, वो कैसे मामी को मार सकते हैं? उसने ये सोचकर खुद को बहलाया और वापस मामा के घर की ओर निकल गया, क्योंकि जानता था कि अगर वो घर में ना मिला तो अविनाश परेशान हो जाएगा और उसे ढूंढने निकल पड़ेगा। नंदनी अपने कमरे में बैठी अपने दुखों पर रो रही थी। जब पंकज घर गया, वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके कपड़े धोने को थे, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी और अधिक मार खाने का साहस नहीं बचा था। शाम ढले वो कमरे से बाहर निकली और तुरंत किचन में घुसकर खाना बनाने लगी, साथ ही वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी। पंकज छत पर अपने मामा के साथ बैठा हुआ था, जहाँ अविनाश उससे बातें कर रहा था। नंदनी को अविनाश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी पत्नी को तो मार मार कर अधमरा कर दिया था, मगर जिस भांजे के साथ गलत होने का आरोप लगाकर ये सब किया था, अब उसी के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था।
थोड़ी देर बाद पंकज नीचे उतरा तो उसके हाथ में कपड़ों का बैग था। नंदिनी ने उसे रोकना चाहा, मगर चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि अविनाश भी उसके साथ था। पंकज ने आगे बढ़कर नंदिनी के पैर छूने की कोशिश की तो नंदिनी ने दूर से ही उसके सर पर हाथ रख दिया। उसे सही से बात तक नहीं की थी। अविनाश पंकज को छोड़ने चला गया था, जबकि नंदिनी पीछे दुखी सी बैठी रह गई थी। उसकी नंद भी ज़रूर उसे ही दोषी ठहराने वाली थी। वो जानती थी कि पंकज क्यों चला गया है। बचपन से उसे गोद में खिलाया था, अपने साथ सुलाती थी, बातें करती थी। ये तो अचानक से लंबाई निकाल गया था और बड़ा बड़ा लगने लगा था, वरना उसके लिए आज भी बच्चा ही था। मगर अविनाश ने कुछ और ही सोच लिया था। इस बात का ज़रा ख्याल नहीं किया था कि उसकी पत्नी के दिल पर क्या गुजरेगी। इस बात की तो उसे अविनाश से कभी आशा भी नहीं थी कि कभी वो बात करने से पहले उसके इमोशंस के बारे में सोचेगा। जब से शादी होकर इस घर में आई थी, उसकी ज़िंदगी नरक हो गई थी। मायके में कोई पूछने वाला था नहीं, गरीब घर की थी, माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप भी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे और घर भी रिश्तेदारों ने हड़प लिया था। वो पूरी तरह से अविनाश के ऊपर निर्भर थी, इसलिए अविनाश का जो दिल चाहता उसके साथ व्यवहार किया करता था। जानता था कि उसकी तरफ से पूछने वाला भी कोई नहीं है, और यही सोचकर नंदिनी चुप रह जाती थी। अविनाश में कोई बहुत ज़्यादा बुराइयां नहीं थी, बस वो शक्की स्वभाव का था, अच्छा कमाता था, ज़रूरत की हर चीज़ घर में लाकर रखता था। नंदिनी को कभी भी किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता था, हर चीज़ समय से पहले ही लाकर रख देता था। मगर अविनाश में ये कमी थी कि वो नंदिनी पर बहुत ज़्यादा शक करता था। बात बात पर उसे गालियाँ देने लगता और कभी कभी तो मारने भी लगता। कुछ समय से तो उसकी भाषा बहुत गंदी हो गई थी। वो किसी भी समय कोई भी घटिया आरोप नंदिनी पर लगा देता और उसे मारना शुरू कर देता था। एक तरह से उसे नंदिनी को मारने की आदत पड़ चुकी थी। वो कोई भी बहाना बनाकर हाथ उठा लेता था। एक बार नंदिनी सब्जी लेने के लिए बाहर निकली। गली में सब्जी वाला खड़ा था, बहुत सारी औरतें वहां पर खड़ी थी। नंदिनी ने बाहर जाकर सब्जी ली और घर वापस आ गई। उसी समय अविनाश ने उसे अंदर जाते हुए देखा तो उसके सर पर पहुंच गया और कहने लगा, सब्जी कहाँ से लेकर आई हो? नंदिनी ने डरते डरते कहा कि बाहर गली में सब्जी वाला आया हुआ है, बहुत सी औरतें सब्जी ले रही थी तो मैंने भी ले ली। ये बात सुनते ही अविनाश ने उसे बालों से पकड़ लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगा, बेशरम बच्चलन औरत, सब्जी खरीदने के बहाने सब्जी वाले से नैन मटक्का कर रही थी ना? शर्म नहीं आती? किसी की पत्नी होकर ऐसी हरकतें करती हो। वो अपनी गंदी जबान से गंदे आरोप लगाता जा रहा था और नंदिनी को मारता जा रहा था। नंदिनी सफाइयाँ देते देते निढाल हो गई थी। मार की उसे चिंता नहीं थी, मगर अपने चरित्र पर लगे इतने बड़े लांछन सहन नहीं हो रहे थे। अविनाश ने जी भर के मारा और फिर छत पर चला गया। नंदिनी कितना ही समय रोती रही, मगर फिर ये सिलसिला रुकने की बजाय बढ़ता ही चला गया। वो अब नंदिनी पर किसी भी बात पर आरोप लगा देता था और मारना पीटना शुरू कर देता था। खाने में ज़रा सी देर हो जाती तो कहता, किस आशिक के ख्यालों में खोई हुई थी जो इतनी देर से खाना बनाया? अगर कभी कोई और गलती हो जाती तो तब भी यही ताना देता। उसके आरोप और अत्याचार से नंदिनी तड़प कर रह जाती थी, मगर उसके बाद भी इस आदमी के साथ रहने पर मजबूर थी। कभी कभी वो सोचती, काश पिताजी ने मेरी उसके साथ शादी करने से पहले थोड़ी बहुत छानबीन कर ली होती, उसके स्वभाव के बारे में पता लगाया होता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। अविनाश को परेशानी सिर्फ नंदिनी के साथ ही थी। उसी पर अत्याचार किया करता था। शायद पत्नी को दुख देकर उसे सुकून मिलता था। बाकी सारे रिश्तेदारों में वो बहुत अच्छा इंसान समझा जाता था। बहन भाई उसका दम भरते नजर आते थे। कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो अविनाश की तारीफें न करता हो। ये बात तो बस नंदिनी ही जानती थी कि अविनाश दोहरे व्यक्तित्व का मालिक है। उसके चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा चढ़ा रखा था, मगर अंदर से वो बहुत ही घटिया इंसान था, जो अपनी पत्नी को ही बात बात पर बदचलन कह देता था। तो उसका खुद का चरित्र कैसा होगा? कहते हैं बच्चे पति पत्नी को जोड़कर रखने वाली कड़ी होते हैं, और दुख की बात ये थी कि नंदिनी के घर कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। नंदिनी ने कई बार अविनाश से बात की थी कि वो डॉक्टर को दिखाएगी, अपना इलाज करवाएगी, तो शायद उनके घर भी संतान की खुशखबरी आ जाए। मगर अविनाश इस बात के लिए भी नहीं मानता था। वो नंदिनी को डॉक्टर के पास ही लेकर नहीं जाता था, और अकेले छुप कर जाने की नंदिनी में हिम्मत नहीं थी, इसलिए अब तक संतान के सुख से वंचित थी। इस बात के ताने भी वो नंदिनी को अलग देता रहता था। उसे नंदिनी की कोई चिंता नहीं थी। खुद अविनाश का भी किसी दूसरी औरत से कोई संबंध नहीं था,
मगर फिर भी उसका ऐसा व्यवहार नंदिनी की समझ से बाहर था। कभी कभी तो नंदिनी को लगता था कि वो आदमी जिसे औरत को मार पीट कर सुकून मिलता है वो कोई मानसिक रोगी है। ये सोचकर नंदिनी की चिंता और भी बढ़ गई थी। उसे अपनी पूरी जिंदगी अविनाश के साथ गुजारनी थी और जैसे व्यक्तित्व का वो मालिक था ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत कठिन हो जाता है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। नंदिनी हर दिन की तरह घर के कामों में लगी रहती थी। कभी खाना बनाती, कभी सफाई करती, कभी कपड़े धोती। अविनाश की आदतें अब उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थीं। वह हर रोज़ किसी न किसी बात पर गुस्सा हो जाता और नंदिनी पर हाथ उठा देता। नंदिनी के चेहरे पर अब उदासी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा था। वो दिन रात यही सोचती रहती कि क्या कभी उसके भाग्य में सुकून लिखा भी है या नहीं। माँ बाप की बहुत याद आया करती। सोचती काश कोई बहन भाई ही होता जिसके साथ अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती। इसी बीच एक दिन एक मोबाइल कंपनी वाले गली में आए। वो हर घर में जाकर फ्री सिम दे रहे थे। सब औरतें दरवाज़ों पर आ गईं। कोई उनसे सिम ले रही थी तो कोई नंबर पूछ रही थी। नंदिनी भी बाहर निकली ताकि देखे क्या बात है। सेल्समैन ने कहा कि भाभी जी, अगर आप चाहें तो ये सिम बिल्कुल फ्री है, इस पर ऑफ़र भी चल रहा है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, हमें ज़रूरत नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, और वापस अंदर चली गई। कुछ देर बाद अविनाश ऊपर के कमरे से नीचे आया। उसने गली में शोर सुना था। दरवाजे पर औरतों को देखकर उसके दिल में शक आ गया। अंदर आकर गुस्से से चिल्लाया, नंदिनी, तुम भी गई थी बाहर? तुमने भी सिम ली है ना? किसको फ़ोन करने के लिए ली है? बोलो, किसके साथ बातें करती हो? नंदिनी के होश उड़ गए। वो जल्दी से बोली, नहीं अविनाश, मैं तो बस देखने गई थी, मैंने सिम नहीं ली। लेकिन अविनाश को तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं था। वो अंदर कमरे में गया और अलमारी खोलने लगा। कपड़ों के नीचे से एक पुराना मोबाइल निकला जो सालों से ख़राब पड़ा था। ये मोबाइल भी उसने खुद ही यहाँ पर रखा था। मोबाइल ख़राब था मगर उसके बाद भी वो सोचता था कि शायद इस ख़राब मोबाइल से ही किसी से बात कर लेगी। अब इसी मोबाइल को उठाकर नंदिनी के सामने फेंक दिया और चिल्लाया, ये क्या है? ये फ़ोन कहाँ से आया? तुम मुझसे झूठ बोल रही है? किससे छुप छुप कर बातें करती हो? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पति से झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है। ये कहकर वो आगे बढ़ा और नंदिनी को बालों से पकड़कर खींच लिया। नंदिनी चिल्लाती रही, अविनाश छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, मैंने कोई सिम नहीं लिया। ये फ़ोन तो कब का ख़राब है, मुझे चलाना तक नहीं आता। मैं कौन सा बहुत पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन अविनाश गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने नंदिनी को ज़मीन पर गिरा दिया और लाते मारने लगा। नंदिनी की चीखें घर के हर कोने में गूंजने लगी। वो ज़मीन पर गिरी काँप रही थी और अविनाश लगातार उसे मारे जा रहा था। मारपीट के बाद उसने घर का दरवाज़ा खोला और गुस्से में चीखा, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। नंदिनी दर्द से चूर ज़मीन पर बैठी रह गई। उसके हाथ काँप रहे थे। वो धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास जाकर रुक गई। नज़रें नीचे थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उसने क्या किया था। मोहल्ले की कुछ औरतें अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थीं। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर नंदिनी का साथ दें। नंदिनी धीरे धीरे गली से निकलकर सीधी थाने चली गई। वहां जाकर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस वाले पहले हैरान हुए क्योंकि सारे मोहल्ले वाले अविनाश को एक अच्छा और शरीफ आदमी समझते थे। नंदिनी का मेडिकल हुआ। नंदिनी के शरीर पर जख्मों के निशान ने सब कुछ साफ कर दिया था। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी अविनाश के घर के सामने रुकी। अविनाश सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से खुला और दो पुलिस वाले अंदर आ गए। अविनाश चौंक कर खड़ा हो गया। एक अफसर ने कहा, तुम ही अविनाश हो? तुमको अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाया, ये झूठ है, मेरी पत्नी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ लगा दी। मोहल्ले वाले सब तमाशा देखने आ गए। कोई कह रहा था कि ऐसा सीधा आदमी ये सब कैसे कर सकता है। कोई कह रहा था कि ज़रूर इसकी औरत की ही गलती होगी। किसी को विश्वास नहीं आ रहा था कि अविनाश जैसे नरम स्वभाव वाले आदमी के हाथों कोई औरत इतने अत्याचार सहन कर सकती है। पुलिस की गाड़ी में बैठे बैठे अविनाश ने नंदिनी की ओर गुस्से से देखा, मगर नंदिनी के चेहरे पर अब डर नहीं था। वो खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में बरसों का दुख और दर्द छुपा था। जब मुकदमा अदालत पहुंचा तो अविनाश के सब रिश्तेदार उसके पक्ष में बोलने लगे। उसकी बहनें कहने लगी, हमारा भाई ऐसा नहीं हो सकता, उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, ये सब नंदिनी का ड्रामा है। लेकिन जब नंदिनी का मेडिकल और पंकज को गवाह के रूप में बुलाया गया तो अदालत में सन्नाटा छा गया। पंकज ने जज के सामने बयान दिया
कि मैंने अपनी आंखों से देखा है अविनाश मामा नंदिनी मामी को मारते थे। वो अक्सर चीखती थीं। एक दिन तो मैंने उनके शरीर पर नील के निशान भी देखे थे। अविनाश मामा बहुत गुस्से वाले हैं। वो सबके सामने अच्छे बनते हैं लेकिन घर में नंदिनी मामी पर अत्याचार करते हैं। ये सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग खामोश हो गए। अविनाश के रिश्तेदारों के चेहरे के रंग उड़ गए। अविनाश खुद पंकज को देखकर गरजा, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। नंदिनी के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवा दी, जिसमें साफ था कि नंदिनी के शरीर पर मारपीट के कई घाव और निशान हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि अविनाश को सजा दी जाती है और नंदिनी को उसका अधिकार दिया जाएगा। फैसला सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं थी बल्कि सुकून था। अविनाश जेल में बैठा सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। धीरे धीरे उसे अपनी ही की हुई सारी गलतियां याद आने लगी। उसे याद आया कि किस तरह वो हर बात पर नंदिनी को ताना देता था, कैसे उसने झूठे आरोप लगाकर उसके शरीर और दिल दोनों को चोटिल किया था। पंकज के बयान ने नंदिनी को न्याय दिलाया, मगर अविनाश के लिए वो पल सबसे बड़ी हार बन गया। वो अब अकेला था। सब रिश्तेदार जो कल तक उसके साथ खड़े थे अब उससे नजरें चुरा रहे थे। उसी समय अविनाश के मन में वो एहसास जागा जो उसने बरसों से दबाया हुआ था। अविनाश खुद एक गंभीर मानसिक और शारीरिक रोग से ग्रस्त था। वो कभी बाप नहीं बन सकता था। इस कमी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और इस दुख ने उसे एक गंभीर मानसिक रोगी बना दिया था। वो नंदिनी के साथ मारपीट करता था। उसे लगता था कि अगर वो उस पर कठोरता करेगा तो नंदिनी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए ताकत दिखाता रहा, लेकिन यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई। नंदिनी ने अदालत से न्याय पाने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वो अपने लिए जीना सीख रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को याद रखा, मगर उससे बाहर निकलने का हौसला भी प्राप्त कर लिया। अविनाश जेल की सलाखों के पीछे बैठा रह गया। वहाँ कोई नंदिनी नहीं थी जिस पर वो अत्याचार करके अपनी कमज़ोरी छुपा सके। अब वो खुद अपने ही बनाए हुए अंधेरे में कैद था। नंदिनी के लिए वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था और अब वो अपनी आज़ादी की हवा में सांस ले रही थी। यही ज़िंदगी का इंसाफ था। अत्याचार हमेशा के लिए नहीं रहता। सच चाहे देर से ही सही मगर सामने आकर ही रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।